गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के जी के कुछ कार्यक्रम में। मैं राम तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का इस स्पेशल क्विज सीरीज में। प्यारे अभ्यर्थियों, विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तरी के ऊपर जो आधारित हमारी क्लास है, इस क्लास में थोड़ा सा हमने कुछ चीज़ों को रिप्लेस करते हुए आपके समक्ष हम लेकर के आए हैं विभिन्न एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन प्लस 2 क्वेश्चन आपको प्यारे अभ्यर्थियों मिलने लगे हैं आपको यूपी स्पेशल से। और प्यारे अभ्यर्थियों, साथ ही साथ हमने क्या किया है कि आपसे एक सुझाव मांगने का एक प्रयास किया है। अगर क्लास में और प्रश्नों को लेकर के अगर यदि आपके पास कोई सुझाव हो या कोई सलाह हो तो बिना किसी देरी के आप हमें कमेंट करिए हमारी इसी क्लास में कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो प्यारे अभ्यर्थियों, आज की सुबह की शुरुआत करते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि किस भारतीय मूल राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए। पहला ऑप्शन है आपके सामने राष्ट्रकूट वंश, सातवाहन वंश, पांड्य वंश या फिर चोल वंश। प्यारे अभ्यर्थियों, सही उत्तर है क्या है आपका? सभी लोग कमेंट करिएगा। चलिए, अच्छा, ये जो स्पेशल जीके कुछ सीरीज आती है तो क्या आपके लिए बेनिफिशियल है ना? ये बताइए, आपके लिए बेनिफिशियल है ये सीरीज या नहीं है? ये आशा करता हूँ कि शायद आपके लिए बेनिफिशियल होगी ये। और अगर इसमें अगर कुछ दिक्कत, अगर कुछ एरर अगर आ रही है तो आप बेशक कमेंट कर सकते हो, मुझे सलाह दे सकते हो, ठीक है, गाइड कर सकते हो आप लोग। चलिए, और प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें पहले क्वेश्चन की कि किस भारतीय मूल राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए। प्यारे अभ्यर्थियों, और सही आपका उत्तर होगा सातवाहन वंश, सातवाहन राजवंश आपका प्यारे अभ्यर्थियों बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो देखिए, सातवाहन शासकों द्वारा सर्वप्रथम शीशे के सिक्के प्रचलन में जारी किए गए थे, ठीक है। मतलब हमेशा याद रखिएगा कि शीशे के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे, तो सही उत्तर होगा सातवाहन वंश। दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा इसी से मिलता जुलता कि किस भारतीय मूल राजवंश ने अपने सिक्कों में अपने शासकों के चित्र जारी किए थे, तो वो भी आपका प्यारे अभ्यर्थियों सातवाहन वंश, ठीक है। शीशे के सिक्के के साथ साथ इसके अतिरिक्त इन्होंने प्यारे अभ्यर्थियों आपका चांदी है, तांबा है, कांसा है आदि के इन्होंने सिक्के चलवाए। प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें तो प्राचीन इतिहास में जो है आपका सातवाहन वंश, इस सातवाहन राजवंश की स्थापना आपके सिमुक ने की थी। हमेशा याद रखिएगा, सिमुक संस्थापक थे आपके सातवाहन वंश के, और इन्होंने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया, यानी प्रतिष्ठान सिमुक शासक सातवाहन वंश की क्या थी? राजधानी थी। क्लियर हुआ? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान का 100वां संशोधन जो 2015 में हुआ था, ये 100वां संशोधन 2015 वाला ये किससे संबंधित है? देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण के लिए, भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि सीमा समझौता के लिए, या जीएसटी की शुरुआत, या फिर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग की स्थापना। प्यारे अभ्यर्थियों, आप सभी लोग इसका कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, सभी लोग इसका कमेंट करिएगा आप लोग प्यारे अभ्यर्थियों। और बात करें भारतीय संविधान का जो 100वां संशोधन हुआ, वो प्यारे अभ्यर्थियों आपके भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि सीमा समझौता से संबंधित था। प्यारे अभ्यर्थियों, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। 2015 में भारतीय संविधान में जो संशोधन किया गया, प्यारे अभ्यर्थियों इसकी बात करें तो देखिए 1 अगस्त 2015 को भारत बांग्लादेश के बीच हुई भूमि सीमा संधि के लिए 100वां संशोधन किया गया। इसके तहत दोनों देशों ने कुछ भूभागों को अपना आदान प्रदान भी किया था। साथ ही साथ क्या था कि जो बांग्लादेशी लोग थे, जो भारत में आकर के निवास कर रहे थे, भारत में आकर के रह रहे थे, निवासी थे, बांग्लादेश के थे पर भारत में रह रहे थे, ऐसे लोगों को भारतीय नागरिकता भी प्रदान की गई। प्यारे अभ्यर्थियों, दोनों देशों के मध्य में जो संधि हुई, भूमि सीमा संधि के नाम से जानते हैं इसे, 1 अगस्त 2015 को यह संधि हुई थी, और इसीलिए आपका 2015 में भारतीय संविधान में 100वां संशोधन किया गया था। प्यारे अभ्यर्थियों, यहाँ तक क्लियर हुआ आप सभी को? अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पृथ्वी के बारे में निम्न में से कौन सी बात गलत है, कौन सी बात असत्य। देखिए, CHSL 2017 में इसे पूछा गया था कि यह सबसे घना ग्रह है, फिर कहते हैं कि यह आपका जो है तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, फिर कहते हैं कि इसे लाल ग्रह कहते हैं, फिर कहते हैं कि यह सूर्य से तीसरा ग्रह है। तो प्यारे अभ्यर्थियों, चलिए देख लेते हैं कि कौन सा आपका सही है, कौन सा गलत है। प्यारे अभ्यर्थियों, तो देखिए, यह सबसे घना ग्रह है। कहने का अर्थ यह है कि देखिए, मनुष्य, सभी जीवधारी, सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पृथ्वी ग्रह में क्या करती हैं, मतलब कि निवासी हैं, ठीक है। ये पृथ्वी में स्थित हैं, पृथ्वी में मिलेंगी आपको। तो सबसे पहली बात तो यहाँ क्लियर है जो संसाधन, जो चीज़ें पृथ्वी में है उपलब्ध हैं, वो किसी ग्रह में नहीं है।
इसका मतलब तो यही हुआ कि जो पृथ्वी है वो आपका सबसे ज़्यादा घना ग्रह है। मतलब ये वाली बात तो आपकी बिल्कुल सही है, गलत नहीं हो सकती। अब कहें तो ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, तो ये बात एकदम सही है। पृथ्वी आपका जो है सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। फिर कहते हैं कि इसे लाल ग्रह कहते हैं, तो प्यारे अभ्यर्थियों ये बात बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पे लाल ग्रह तो मंगल ग्रह को कहा जाता है, नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। तो यानी कि ये जो आपका ऑप्शन है ये सही होगा। यानी पृथ्वी के बारे में कौन सी बात गलत है, तो ये बात गलत है। देखिए ये सूर्य से तीसरा ग्रह है, तो बिल्कुल सही है ना। सॉरी, इसको क्लिक नहीं करते। यानी ये सूर्य से तीसरा ग्रह है, बिल्कुल सही है। सबसे पहले सूर्य से आओगे तो सबसे पहले मिलेगा आपको बुध मिलेगा, फिर आपको शुक्र मिलेगा, है ना, फिर आपको पृथ्वी मिलेगी, फिर आपको मंगल मिलेगा, फिर आपको बृहस्पति मिलेगा, है ना, फिर आपको शनि मिलेगा, है ना। इस तरीके से प्यारे अभ्यर्थियों, तो ये क्या है आपका, ये लाल ग्रह कहते हैं। और लाल ग्रह कौन है आपका, लाल ग्रह आपका मंगल ग्रह प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। चलिए, रेडियो कार्बन डेटिंग से पृथ्वी की आयु भी निकाली गई थी प्यारे अभ्यर्थियों, इसे भी सुनिएगा ध्यान से। तो रेडियो कार्बन डेटिंग जो है ना, इससे रेडियो डेटिंग से इसकी जो है तो अनुमानित जो आयु निकाली गई, तो इसकी अनुमानित जो आयु है प्यारे अभ्यर्थियों तो 4.6 बिलियन साल, मिलियन नहीं बिलियन, 4.6 बिलियन साल है। इसे नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल को कहते हैं। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न की तरफ चलिएगा, और अगला प्रश्न है कि किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम कोबालामीन है। यानी किस विटामिन का रासायनिक नाम जो है, यानी वैज्ञानिक नाम आपका कोबालामीन है। MTS 2019 में पूछा गया था प्यारे अभ्यर्थियों, और सही उत्तर होगा आपका विटामिन B12। B12 आपका बिल्कुल सही है, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। B12 को कोबालामीन के नाम से जानते हैं। और काम क्या करती है, तो देखिए मस्तिष्क एवं RBC के संश्लेषण के लिए विटामिन 12 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क और RBC यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी कोशिकाओं में DNA बनाने में भी सहायक होती है ये। अगर B12 की बात करें तो जितनी भी कोशिकाएं हैं सभी कोशिकाओं में DNA बनाने के लिए महत्वपूर्ण है प्यारे अभ्यर्थियों। साथ ही साथ बात करें कि अगर B12 की अगर कमी होती है किसी मनुष्य के अंदर, तो प्यारे अभ्यर्थियों एनीमिया का खतरा हो सकता है। एनीमिया आप समझते होगे कि रक्ताल्पता कहते हैं, यानी कि खून की कमी हो सकती है उसको। ठीक है, तो कोबालामीन जो है वो किसका नाम है, B12 का नाम है। चलिए, UPSSC देखिए लोअर पीसीएस 2018 में पूछा गया था इसको कि प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, तो प्यारे अभ्यर्थियों प्रत्येक वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे 6 जो आपके नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। सबसे पहले बात करें, देखिए नोबेल पुरस्कार तो देखिए स्वीडिश वैज्ञानिक है अल्फ्रेड नोबेल। तो स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में मतलब कि ये नोबेल पुरस्कार देने का मतलब कि एक सिस्टम प्रारंभ हुआ। विश्व का सबसे बड़ा और सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, जिसकी शुरुआत आपकी 1901 में हुई थी। क्लियर हुआ। ये विभिन्न प्रकार के पहले तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, 6वां क्षेत्र बाद में आपका अर्थशास्त्र जोड़ा गया। तो कुल मिला के ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। उन किन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, तो बात करें तो प्यारे अभ्यर्थियों शांति, साहित्य, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, और 6वां है आपका अर्थशास्त्र। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो देखिए CHSL 2019 में पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित, या फिर राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत के पहले जो स्वास्थ्य मंत्री थे प्यारे अभ्यर्थियों, तो पहले स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम किया आपके राजकुमारी अमृत कौर ने। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। यानी कि स्वतंत्र भारत की जो प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी, ठीक है, 1947 से लेके 1957 तक काम किया, यानी पूरे 10 वर्ष तक काम किया राजकुमारी अमृत कौर ने। ठीक है, और वो भी एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई। साथ ही साथ एक विशेष फैक्ट के दौरान हम ये कह सकते हैं कि ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने केंद्रीय मंत्री बनने का अवसर जिन्हें प्राप्त हुआ था। इस बात को हमेशा डिकोड करके रखिएगा कि पहली भारतीय महिला जिसने केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपनी जगह बनाई, तो वो थी सबसे पहले आपकी राजकुमारी अमृत कौर, जिन्होंने 1947 से लेकर के 1957 तक बतौर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम किया है। क्लियर हुआ प्यारे अभ्यर्थियों। चलते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों आपका कि भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। MTS 2022 में पूछा गया था इसको कि भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष की गई। 2015, 2014, 2013 या फिर 2016 प्यारे अभ्यर्थियों। और सही उत्तर है प्यारे अभ्यर्थियों आपका 2014 यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों प्रो कबड्डी लीग की, तो देखिए 2014 में इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना के जो मालिक हैं उन्हें कहते हैं मसाल स्पोर्ट्स।
मसाल स्पोर्ट्स, ठीक है, मार्शल स्पोर्ट्स के नाम से भी जानते हैं हम इन्हें, कहीं कहीं आपको मार्शल स्पोर्ट्स भी मिलेगा। मार्शल जो स्पोर्ट्स हैं वो इनके मालिक हैं, यानी प्रो कबड्डी लीग के मालिक हैं। बात करें निदेशक की, तो निदेशक है इस समय इनके चारू शर्मा। चारू शर्मा नाम है, जो कि प्रो कबड्डी, भारतीय प्रो कबड्डी लीग के आपके निदेशक हैं। साथ ही साथ वर्तमान में बात करें प्यारे अभ्यर्थी, तो प्रो कबड्डी लीग में वर्तमान में 12 टीमें हैं, ठीक है, जो कि प्रत्येक विभिन्न राज्यों से आती हैं। 12 टीमें प्रतिभाग करती हैं आपके प्रो कबड्डी लीग में प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें इस प्रो कबड्डी लीग के टाइटल यानी टैगलाइन की, तो इसका टैगलाइन है कि जीता है वो ही जो हार न माने, जीता है वो ही जो हार न माने। क्लियर हुआ प्यारे अभ्यर्थियों? आगे चलते हैं, तो आगे चले तो आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है प्यारे अभ्यर्थियों। तो ये देखिए पहला सवाल है आपके सामने, जो कि हमने यूपी स्पेशल से उठा के आपके सामने मेंशन किया, ठीक है प्यारे अभ्यर्थियों। तो यूपी स्पेशल देखिए, समय आ गया है उत्तर प्रदेश पुलिस पुनर्परीक्षा का। अभी हाल ही में देखिए जो एक फेक नोटिस सर्कुलेट हो रही है, लेकिन उस फेक नोटिस को सर्कुलेट हो रही है उसको ध्यान में नहीं रखते, हम लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। आगे आने वाली जो है तो विभिन्न परीक्षाओं में जो यूपी स्पेशल है, चाहे देखिए अगर आप पीसीएस के लिए एलिजिबल हो, पीसीएस के अगर कैंडिडेट हो तो भी आपके लिए यूपी स्पेशल सही है। अगर आप आरओ के लिए एलिजिबल हो रहे हो, आरओ के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो भी आपके लिए बिल्कुल यूपी स्पेशल सही है। अगर आप यूपी पुलिस के लिए तो भी आपके लिए सही है। यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए प्यारे अभ्यर्थियों, यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए भी आपके लिए यूपी स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि विभिन्न परीक्षाओं में यूपी स्पेशल का रोल मिलेगा। ऐसी परीक्षाएं जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कंडक्ट करवाई जाती हैं। क्लियर हुआ? तो प्यारे अभ्यर्थियों हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो देखिए माता टीला बांध, रामगंगा बांध, मेजा बांध या फिर रिहंद बांध की अगर बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, तो यहाँ पे सही होगा प्यारे अभ्यर्थियों आपका रामगंगा बांध। बी ऑप्शन आपका प्यारे अभ्यर्थियों बिल्कुल सही होगा। तो देखिए रामगंगा जो बांध है ये आपका 1978 में इसका निर्माण हुआ। कहाँ पर स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों? देखिए धामपुर एक जगह है जो कि बिजनौर के पास स्थित है। बिजनौर कहाँ है? बिजनौर आपका प्यारे अभ्यर्थियों लखनऊ के पास स्थित है। तो देखिए धामपुर बिजनौर में 1978 में इसमें जो है ये रामगंगा नदी पर बनवाया गया था बांध। 1978 में इसका निर्माण हुआ। बिजनौर क्षेत्र के पास है आपका धामपुर में मिलेगा आपको रामगंगा बांध, जो कि रामगंगा नदी पर बनवाया गया है। क्लियर हुआ प्यारे अभ्यर्थियों? बात करें अगर हम अपने माता टीला बांध की प्यारे अभ्यर्थियों, तो माता टीला बांध जो है तो ये आपके झांसी क्षेत्र ललितपुर में स्थित है। 1958 में बनवाया गया था, ठीक है। बात करें तो 45 मीटर ऊंचा है आपका, ठीक है। और अगर रामगंगा बांध की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, तो ये आपका 127.5 मीटर यानी 127.5 मीटर ऊंचा है। माता टीला बांध आपका 1958 में बन करके तैयार हुआ आपके ललितपुर क्षेत्र झांसी में। तो इसकी अगर ऊंचाई की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो ये 45 मीटर ऊंचा है। प्यारे अभ्यर्थियों बात करें रिहंद बांध की, तो रिहंद बांध प्यारे अभ्यर्थियों आपका सोनभद्र में स्थित है, जो कि रिहंद नदी पर बना हुआ है। क्लियर हुआ? माता टीला बांध आपका बेतवा नदी पर बना हुआ है। रिहंद बांध आपका प्यारे अभ्यर्थियों सोनभद्र में स्थित है, रिहंद नदी पर बना हुआ है। यह 91 मीटर ऊंचा है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें मेजा बांध की, तो मेजापुर जो मेजा बांध है ये आपके मिर्जापुर क्षेत्र में बना है, जो कि बेलन नदी पर बनाया गया है, ठीक है। यह 40 मीटर ऊंचा बांध है। यहाँ तक क्लियर हुआ प्यारे अभ्यर्थियों? एक प्रश्न को लेकर के हम हमेशा 2-4 फैक्ट की बात करते हैं प्यारे अभ्यर्थियों, और मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि इस क्लास को अगर आप देख रहे हो सकता है कि भले ही आज ये क्लास आपको पसंद ना आ रही हो, मुझे उम्मीद है कि पसंद आ रही होगी, मेरा प्रयास ऐसा है। लेकिन अगर फिर भी पसंद ना आ रही हो प्यारे अभ्यर्थियों, फिर भी आप इसको लीजिए। जिस दिन आप एग्जाम में बैठेंगे और ये क्वेश्चन आपके सामने होंगे, चलिए प्यारे अभ्यर्थियों अब बात करें प्यारे अभ्यर्थियों 9वें क्वेश्चन की। तो 9वां क्वेश्चन है आपके सामने कि इंडियन ऑयल कारपोरेशन IOC की रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। देखिए यूपी स्पेशल से रिलेटेड ये भी है, और फॉरेस्ट गार्ड 2015 में इसको पूछा गया है कि इंडियन ऑयल कारपोरेशन IOC की जो रिफाइनरी है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। इलाहाबाद, कानपुर, झांसी या मथुरा प्यारे अभ्यर्थियों? और सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों आपका मथुरा यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है प्यारे अभ्यर्थियों। देखिए राष्ट्रीय जो राजमार्ग है दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित है आपका मथुरा, और मथुरा में स्थित है आपकी इंडियन ऑयल कारपोरेशन की रिफाइनरी, ठीक है प्यारे अभ्यर्थियों। दिल्ली से 154 किलोमीटर की दूर पर स्थित है ये, ठीक है। और सही उत्तर होगा आपका इंडियन ऑयल कारपोरेशन की रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? मथुरा में स्थित है। क्लियर हुआ प्यारे अभ्यर्थियों? बात करते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस के। तो आज आपके सामने करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन
भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। भारत फ्रांस के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है, शक्ति नाम है उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का, हमेशा याद रखिएगा भारत और फ्रांस के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाता है वो शक्ति कहलाता है, ठीक है। तो 7वां सीजन चल रहा है उसका, तो भारत के किस राज्य में आयोजन किया जा रहा है? उत्तराखंड, असम, मेघालय, फिर राजस्थान प्यारे अभ्यर्थियों। और सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों मेघालय। मेघालय में इसका आयोजन किया जा रहा है प्यारे अभ्यर्थियों। सी ऑप्शन आपका प्यारे अभ्यर्थियों बिल्कुल सही है। मेघालय के प्यारे अभ्यर्थियों उमरोई नामक शहर में, मेघालय के उमरोई नामक शहर में 13 मई से इसका आयोजन किया गया था। सबसे पहले प्रारंभ हुआ है 13 मई को और इसका जो आयोजन है 26 मई तक चलता रहेगा। भारत और फ्रांस की जो सेनाएं हैं, इन दोनों सेनाओं के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति होता है, ये प्रति 2 वर्ष के अंतराल में होता है प्यारे अभ्यर्थियों, ठीक है। 2 वर्ष के अंतराल में होता है और इस समय इसका जो आयोजन चल रहा है मेघालय के उमरोई नामक शहर में। क्लियर हुआ प्यारे अभ्यर्थियों? इससे पहले की जो आयोजन हुआ था 2021-22 वाला, ये आपका फ्रांस में ही इसका आयोजन किया गया था। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं प्यारे अभ्यर्थियों आज के लास्ट क्वेश्चन की, कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं? ये करंट अफेयर में पूछा गया था। अमन सहरावत, विवेक चोपड़ा, दीपक दहिया या फिर बजरंग पुनिया प्यारे अभ्यर्थियों। और सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, यानी अमन सहरावत। अमन सहरावत आपके प्यारे अभ्यर्थियों पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर बन चुके हैं। क्लियर हुआ प्यारे अभ्यर्थियों? इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों अमन सहरावत की, तो प्यारे अभ्यर्थियों अमन सहरावत ने क्या किया कि अमन सहरावत ने एशियाई चैंपियनशिप में इस्तांबुल और तुर्की में विश्व कुश्ती क्वालीफायर में पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में पेरिस कोटा हासिल किया प्यारे अभ्यर्थियों। तो ऐसा करने वाले पहले जो आपके पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं? तो सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों अमन सहरावत। क्लियर हो गया प्यारे अभ्यर्थियों? प्यारे अभ्यर्थियों चलते हैं अब इस कुछ को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे कल वाली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।